नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में अब बहस ये हो रही है, क्या ईरान अमेरिका पर अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान ने सीरिया में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया भी है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल की यह लड़ाई क्या रुख लेगी, इस पर लोगों की नजर है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे भी आज आ गए। इस बीच सी वोटर का एक सर्वे भी आया है जिसमें आम लोगों से सी वोटर ने यह पूछा, इजराइल ईरान की जंग में हमें किसका साथ देना चाहिए, अमेरिका और रूस में से ज्यादा भरोसा हमें किस पर करना चाहिए। चौंकाने वाले नतीजे इस सर्वे में भी सामने आए हैं। आज राष्ट्र की बात में हिंदुस्तान की पब्लिक के मूड पर बहस होगी, लेकिन जल्दी से पहले आपको आज के उपचुनाव का रिजल्ट बता देता हूं। 5 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं और ये नतीजे साफ साफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 सीटें 5 में से इंडिया गठबंधन जीती है और 1 सीट बीजेपी जीती है। हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव है नहीं, क्योंकि गुजरात की विसावदर सीट आम आदमी पार्टी के पास पहले थी। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने यह सीट बीजेपी ने यह सीट जीत ली है। यह गुजरात की सीट, कड़ी सीट, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के पास ही थी, वो उसने रिटेन कर ली है। पंजाब में लुधियाना की सीट, लुधियाना वेस्ट की आम आदमी पार्टी ने, संजीव अरोड़ा ने यह सीट जीत ली है। पहले भी यह सीट आम आदमी पार्टी के पास ही थी। पश्चिम बंगाल में कालीगंज की सीट है, टीएमसी की अलीफा अहमद ने यह सीट जीत ली है और पहले भी यह सीट आपको बता दूं टीएमसी के पास ही थी। वहीं केरल में नीलांबुर सीट है, जो कि कांग्रेस की आरेदान शौकत ने इस सीट जीती है और यह सीट पहले एलडीएफ के समर्थन से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीती थी। तो कांग्रेस को गेन हुआ है, बीजेपी ने अपनी सीट बचा ली है, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सीट बचा ली है, टीएमसी ने अपनी सीट बचा ली है। तो स्टेटस को कहा जा सकता है। 5 सीटों में जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, सबने अपनी अपनी सीट बचा ली है। कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हुआ है। यह इस उपचुनाव के नतीजों से निकल कर आया है। अब क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 सीटों का उपचुनाव का यह नतीजा कोई संकेत देता है? थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। अब जल्दी से आपको सी वोटर के कुछ आंकड़े दिखाता हूं। सी वोटर का सर्वे, जो कि वॉर पर, युद्ध पर आया है। इजराइल ईरान वॉर पर है, इजराइल और भारत के रिश्तों पर है, भारत अमेरिका के रिश्तों पर है और भारत और रूस के रिश्तों पर भी है। सी वोटर के सर्वे में आम लोगों से जब यह सवाल पूछा गया, इजराइल और ईरान युद्ध में कौन किसके समर्थन में, किसका साथ हमें देना चाहिए, तो पहले यह देखिए, जो विपक्ष के वोटर हैं उनमें 23% वोटर कह रहे हैं इजराइल का साथ देना चाहिए। एनडीए के आधे से ज्यादा वोटर कह रहे हैं हमें इजराइल का साथ देना चाहिए और बाकी बटा हुआ है। ईरान के समर्थन में विपक्ष के 38% वोटर हैं, जबकि एनडीए का सिर्फ 10% वोटर है जो कह रहा है कि हमें ईरान का समर्थन करना चाहिए। और किसी का साथ हमें नहीं देना चाहिए, वो ये देखिए, विपक्ष का 28% वोटर कह रहा है किसी का साथ मत दो, एनडीए का भी 22% वोटर कह रहा है किसी का साथ मत दो। अब अगला सवाल, भारत किस पर भरोसा करे? अगला सवाल, भारत किस पर भरोसा करे? अमेरिका पर करे या फिर रूस पर करे? विपक्ष का 9% वोटर कह रहा है अमेरिका पर भरोसा करो, एनडीए का 15% वोटर कह रहा है अमेरिका पर भरोसा करो। लेकिन यह देखिए, रूस पर भरोसा करो, यह विपक्ष का वोटर भी कह रहा है और एनडीए का वोटर भी कह रहा है। बिल्कुल साफ है, कोई टक्कर ही नहीं है। रूस हिंदुस्तान का साथी, सहयोगी, दोस्त है, सब मानते हैं। अगला सवाल, ईरान और इजराइल में भारत किस पर भरोसा करे? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सी वोटर के सर्वे में सामने आया, विपक्ष के 38% लोग कह रहे हैं कि हमें ईरान का समर्थन करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। एनडीए के सिर्फ 18% लोग ही कह रहे हैं, जो वोटर एनडीए को वोट देते हैं, 18% लोग कह रहे हैं ईरान का समर्थन हमें करना चाहिए। जबकि इजराइल के समर्थन में भी विपक्ष के वोटरों में 37% लोग हैं, जबकि एनडीए के आधे से ज्यादा वोटर कह रहे हैं इजराइल का हमें समर्थन करना चाहिए। और पता नहीं कहने वाले दोनों तरफ बराबर बराबर है। अब अगला सवाल, जो सी वोटर के सर्वे में अगला सवाल पूछा गया वो ये है, इजराइल का समर्थन, ईरान का समर्थन और शांति की अपील। जब यह पूछा गया
तब ये देखिए 19% विपक्ष का वोटर कह रहा है इजराइल का समर्थन, जबकि एनडीए का 39% वोटर चाहता है इजराइल का समर्थन करना चाहिए। और ईरान के समर्थन में ये देखिए विपक्ष का 30% वोटर है, एनडीए का 8% वोटर है। बिल्कुल साफ है। अब एक और सवाल, यह भी बड़ा दिलचस्प, इस्लामी देशों के साथ अपने संबंधों को हम कैसे बचाकर चलें अगर इजराइल से दोस्ती है तो। विपक्ष का 31% वोटर कह रहा है कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो जाएगी इजराइल से ज्यादा दोस्ती, जबकि एनडीए का वो 23% वोटर भी यही मानता है। भारत तालमेल बना लेगा, यह विपक्ष का 32% वोटर मानता है, जबकि 43% से ज्यादा एनडीए का वोटर भी मानता है कि भारत तालमेल आराम से बना लेगा। इसी में एक और सेक्शन यह भी है, भारत अपने हित में जो होगा वो ठीक करेगा। यह भी देखिए विपक्ष का वोटर भी और एनडीए का भी 26% वोटर ऐसा है जो कहता है कि हमें जो ठीक लगेगा हम वो कर लेंगे और वही हमें करना भी चाहिए। अब एक और सवाल इस सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया, इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका के कूदने से क्या मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आएगी? एक सुर में चाहे विपक्ष का वोटर हो या एनडीए का वोटर हो मानता है कि हां अस्थिरता आएगी, पूरे मिडिल ईस्ट में आएगी, डिस्टेबलाइज होगा पूरा रीजन। और ना कहने वाले दोनों तरफ बराबर बराबर है, विपक्ष के वोटर हो या एनडीए के वोटर हो। अब आया एक और दिलचस्प सवाल, भारत अमेरिका और रूस में किस पर भरोसा करे? बहुत ही इंटरेस्टिंग। यह भारत ने क्या पाकिस्तान को चुन लिया क्या यूएस ने, ट्रंप ने, और भारत को पीछे छोड़ दिया क्या भारत और यूएस के रिश्ते खराब हो गए क्या? इसमें भी आप देखेंगे विपक्ष के जो 56% वोटर हैं वो कह रहे हैं हां अमेरिका ने पाकिस्तान को चुन लिया, भारत से रिश्ते खराब होंगे। एनडीए का वोटर भी यही मानता है, आधे से ज्यादा एनडीए के वोटर 59% के आसपास ये मानते हैं कि हां भारत और यूएस के रिश्ते बिगड़े हैं क्योंकि ट्रंप साहब आसिम मुनीर को लंच करवा रहे हैं, आसिम मुनीर उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये पब्लिक का मूड है। हालांकि सर्वे है, सैंपल साइज बहुत ऐसे नहीं है कि उन्हें आप एकदम से मान लें, लेकिन फिर एक इशारा जरूर है। वॉर पर भी, भारत इजराइल के रिश्तों पर, भारत ईरान के रिश्तों पर, भारत यूएस के रिश्तों पर। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, उपचुनाव में जीता इंडिया, देश का मूड क्या है? इजराइल, ईरान, यूएस पर क्या कह रहा है जनता का सर्वे? इसमें छुपा हुआ संदेश क्या है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर यशवंत देशमुख दिखाई देंगे, सी वोटर के फाउंडर हैं जिन्होंने खुद सर्वे कराया है। स्टूडियो में मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। जनरल एजेबी जैनी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आ गए। अचल मल्होत्रा देश के जाने माने रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, और जनरल जीडी बख्शी भी थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी का स्वागत। विनोद जी, पहले मैं आपका एक कमेंट चाह रहा हूं, ये जो उपचुनाव के नतीजे आए, क्या इसमें कोई संदेश है या स्टेटस को जैसे मैंने कहा विनोद जी वैसे ही है? देखिए, उपचुनाव स्टेटस को वाली स्थिति है, एक केरल को छोड़ दें अगर तो। हाँ। और उपचुनाव आमतौर पर उपचुनाव का नतीजा ये होता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो थोड़ा उसका अपर हैंड रहता है क्योंकि वोटर भी सोचता है कि भाई जो समय बचा हुआ है सरकार का उसी के साथ जाओ। तो उस लिहाज से जो गुजरात का चुनाव है वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए अलार्मिंग हो सकता है, क्योंकि वहां जो सज्जन विसावदर में जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जीते थे बीजेपी में चले गए थे। हाँ। और उसके बाद ये उपचुनाव हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी सीट बचा ली। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के मजबूत नेता हैं, तो मुझे लगता है कि, और अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के तो वो एक आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। और बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि सरकार होने के बावजूद वो, और उनका एक एमएलए ले गए, वो उसके बावजूद जो है वो सीट क्यों नहीं बचा पाई। केरल में लेफ्ट फ्रंट के लिए भी वो चिंता की बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सीट नहीं थी, वो एलडीएफ के समर्थन से इंडिपेंडेंट की सीट थी, और वो कांग्रेस ने अगर जीती है तो कांग्रेस इसको मान सकती है कि शायद उसका ग्राफ केरल में, जो विधानसभा चुनाव अगले इसी 2027 से 26 में होने, और अब तो प्रियंका जी वहां से सांसद भी हैं, पहले राहुल जी थे। तो लेकिन ये उपचुनाव के नतीजे इनको अंतिम नहीं मानना चाहिए, और ये सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई बहुत बड़ा उपचुनाव पर असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये उपचुनाव आमतौर पर स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इनमें विधानसभा विधायक जो कैंडिडेट होता है उसकी छवि, उसकी ताकत,
राज्य सरकार के कामकाज, इसको लेकर बहुत सारी चीजें होती, तो कोई नेशनल इशू को लेकर के इन पर ज्यादा होता नहीं है। तो मैं इसको ये कोई नहीं मानता कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ या नुकसान नहीं हुआ, वो उसका कोई असर मैं नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि जो जहां था उसी स्थिति में उसने सीटें जीती है, थोड़ा बहुत एक जगह कांग्रेस को लाभ हुआ है और आम आदमी पार्टी अपनी ताकत लुधियाना में और वहां बचा पाई। तो ये एक है, और तृणमूल कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त वोटों से जीत फिर हासिल की। पर विनोद जी एक चीज बताइए, बीजेपी का गढ़ है गुजरात, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रिजल्ट आप देखेंगे 95% सीटें उसने जीती, सबका सुपड़ा 156 सीटें जीती, 156। अब ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के उस गढ़ में अपनी सीट निकाल लेती है, बचा लेती है, और वो भी तब जब दिल्ली हार चुकी है। हाँ, दिल्ली हारने के बाद, और पंजाब में लुधियाना वेस्ट, सब लोग कह रहे थे पंजाब में इस बार कांग्रेस बहुत अपर हैंड है उसका और भगवंत मान की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, इसका मतलब ये दो नतीजे जो हैं ये तो आम आदमी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, ये संदेश देते हैं। नहीं, किसी भी पार्टी को खत्म मैं तो नहीं मानता कभी भी कि कोई पार्टी खत्म हो, किसी पार्टी का मर्सिया नहीं पड़ता हूं, लोग पढ़ देते हैं। तो मैं कभी नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी दिल्ली बाहर गई तो खत्म हो गई, और जब पंजाब में उसकी सरकार है, और निश्चित रूप से दोनों नतीजे आम आदमी पार्टी को राहत देने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प मानक जी होगा कि लुधियाना से जब वो संजीव खन्ना चुनाव जीत गए हैं, तो राज्यसभा में कौन जाएगा? अरविंद जी ही जाएंगे मुझे लगता है। लोग मनीष सिसोदिया के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद अरविंद जी ही जाएंगे उसमें। मना कर रहे हैं हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी के सारे नेता। आतिशी से मैंने पूछा था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा नहीं अरविंद जी नहीं जा रहे हैं, जब तक राज्यसभा नहीं जाएंगे, जब तक अधिकृत घोषणा ना हो तब तक मना करना ही चाहिए। और जब मान लीजिए मना करने के बाद अगर चले गए तो कौन सा हम उन पर मुकदमा कर देंगे? जो पार्टियों का अपना फैसला है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह संजीव खन्ना को टिकट दिया गया राज्यसभा में, तो किसी बड़ी योजना के तहत ही दिया गया होगा कि उनकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद कोई ना कोई बड़ा नेता आएगा। बचे हैं अभी। अब कोई बड़ा नेता आएगा, वो बड़ा नेता में अरविंद जी सबसे बड़े नेता हैं, उसके बाद मनीष जी हैं, अब देखिए कौन आता है। ठीक है। अब विनोद जी, ये जो बाकी सवालों पर सी वोटर का सर्वे है, आपको इसके किसी भी नतीजे से हैरानी हो रही है क्या? नहीं, मुझे क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, बल्कि मुझे खुशी ये हो रही है कि इस देश का जो ओपिनियन है वो अगर विभाजित है तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र जिंदा है। हम एक राय की तरफ नहीं भाग रहे हैं, और लोग अपने अपने हिसाब से गुण दोष के आधार पर, अपनी अपनी समझ के आधार पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि किसी का साथ न दिया जाए और शांति की अपील की जाए, दोनों चीजें हैं। शांति की अपील और किसी का साथ देना, ये भारतीय जनमानस का बहुमत चाहता है कि मध्य पूर्व में शांति हो। और भारत के चूंकि रिश्ते दोनों देशों से हैं, अभी देखिए अचल साहब बैठे हुए हमारे डिप्लोमेट, और जल साहब हैं, लोग और बेहतर बताएंगे, लेकिन चूंकि हमारे रिश्ते दोनों देशों से हैं, ऑल टाइम फ्रेंड हमारा ईरान भी रहा है तमाम सारी मामला, और इजराइल भी है उस रक्षा उसको लेके। तो इसलिए जब आपके दो दोस्त लड़ रहे हो तो दो, या तो आप उनको शांत कर सकें इस हैसियत में हो, और नहीं तो कम से कम दोनों के साथ रिश्ते तो अपने बनाए रखें, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने बनाए। बिल्कुल। अब जैसे जनरल जैनी, ये जो सी वोटर के सर्वे के नतीजे हैं, ये यही कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के जीन में, हमारे डीएनए में है कि हम नॉन अलाइंड रहे हैं हमेशा से, हम सबसे दोस्ती करते हैं, हम किसी के एक पक्ष में नहीं जाते हैं। जनरल जैनी, यही सी वोटर का सर्वे भी बता रहा है ना। थैंक यू मानक, ऑलवेज अ प्लेजर अटेंडिंग योर शो, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं ये ओपिनियन पोल और ये आपके जो वोटिंग के आंकड़े हैं, इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं होता हूं मानक। पार्डन मी फॉर डिफरिंग विथ योर ओपिनियन, क्योंकि ये ओपिनियन पोल्स होते हैं, दे आर ओनली ओपिनियंस, वेदर इट इज अ फैक्ट और नॉट, इट वी लीव इट टू एनालिसिस। देखिए, कोई भी ये जो आपने नॉन अलाइनमेंट की बात करी मानक, नॉन अलाइनमेंट का जमाना तो अब खत्म हो गया है, ये तो आप मान के चलिए। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जो कि ना तो वेस्ट या ईस्ट, ना ये कोई सोवियत ब्लॉक एंड एलाइड ब्लॉक, ऐसा कोई ब्लॉक्स नहीं है। अब हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोच रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा देश हो, चाहे अमेरिका जैसा बड़ा देश हो। और ये कहावत है मानक, जो आज बहुत सच आ रही है, that international relations में there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interests. इंडिया भी इसी तरीके से देखना चाहिए कि भाई हमारे परमानेंट इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जैसे अभी आपने, मेरे पहले वक्ता ने बोला कि
कि यूक्रेन रशिया में हमारे परमानेंट इंटरेस्ट दोनों के साथ में है। हमारा यूक्रेन के साथ में अच्छा रिश्तेदारी है, बहुत पुरानी। हमारा रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड, तो दोनों के साथ में है। इसी माफिक से इजराइल और ईरान का ले लीजिए, दोनों ही हमारे दोस्त रहे, दोनों ही टाइम टेस्टेड रहे, दोनों ही समय वक्त के बुरे वक्त में काम आए हैं। तो ये ओपिनियन पोल, ओपिनियंस जो होते हैं कुछ कास्ट कलर क्रीड पे होते हैं, कुछ लोकल इश्यूज पे होते हैं। तो ये जो वोटिंग है ये आपने लुधियाना की जो उपचुनाव है उसके जो वोटिंग है उसको हाथ लाके आपने इंटरनेशनल स्टेज पे डाल दिया, ये मेरे ख्याल में एक कोई सही इक्विवेलेंस नहीं होगा माना। ओके ओके, ऑलराइट। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो आज उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वोटिंग हुई है। ये उसका क्या ऑपरेशन सिंदूर से कोई इन उपचुनाव के नतीजों में हम रुख देख सकते हैं कि दरअसल एक वो लिंक था। दूसरा, सी वोटर का जो सर्वे है जनरल साहब, यशवंत देशमुख आ गए, यशवंत और डिटेल में बताएंगे। यशवंत, आप ही बताइए, ये जो आपने जो सर्वे किया, ये इसमें 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट मैसेज क्या निकले हैं इस सर्वे से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर? देखिए मानक, जब से कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर वाला हम लोग कर रहे थे तब से एक चीजें दो चार चीजें बहुत क्लियर थी कि जहां तक राष्ट्रीय हित का सवाल है वहां पर जनमत एक सुर में भारत का बोल रहा था, उसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं थे। और ये देश के लोकतंत्र की ताकत भी है, क्योंकि लोगों को वोट देने का, अपनी पार्टियों को, अपने नेताओं को सपोर्ट करने का अधिकार है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात होती है तो उसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि कॉन्फ्लिक्ट में लगातार जितने ट्रैकर हम लोग ने किए उससे एक बात ये सामने आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि ठीक है, अलग अलग चीजों के ऊपर, चाहे वो ईरान के मसले पे, चाहे इजराइल के मसले पे, अलग अलग जो ग्रुप हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उसके हिसाब से लोगों का सपोर्ट भी है। लेकिन उस सपोर्ट के परे जो मजेदार बात ये है वो ये, जो अभी रेफरेंडर साहब कह रहे थे कि देश हित में ये है कि जो हमारी लड़ाई नहीं है उस लड़ाई के हम भागीदार न बने। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, हमारी दोस्ती सबसे होनी चाहिए। डिप्लोमेसी का पहला सिद्धांत है हमें अपना हित देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बातें बड़े बड़े एक्सपर्ट बोले, स्टूडियो में लोग आके बोले तो वो समझ में आता है, लेकिन जब ये बातें, ये समझदारी की बातें देश का आम नागरिक बोलने लगे तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये अब मामला केवल एक्सपर्ट्स के हाथ का नहीं रह गया है। देश का नागरिक भी इन बातों को समझता है और लोकतंत्र में उसकी राय मायने रखती है, महत्वपूर्ण रखती है। ये भारत है, चीन नहीं है, जहां न पार्टियां हैं, न चुनाव हैं, न लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है तो लोगों की राय है, लोगों की राय है तो लोगों की राय को नापना, जांचना और उसको सामने रखना ये उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए बाकी काम भी जरूरी है। जो अच्छी बात है वो मानक बिल्कुल बहुत साफ समझने में आ रही है कि जितना एक्सपर्ट जानते हैं दुनिया भर के, मुझे लगता है कि देश की जनता भी उतना ही जानती है, उनसे कम नहीं जानती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक बहुत स्मार्ट है और आजकल तो सोशल मीडिया और डिजिटल युग में तो बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास होती है। इन्फॉर्मेशन का जो बूम हुआ है और लोग जितना कंसर्न हो गए हैं उसका भी एक असर है कि लोग अब वो नहीं है कि कौन रफ हो हमें का हानि वाली स्थिति में है। अब उनको लगता है कि देश में उनकी राय जानी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और इसीलिए आप देखें ना, एक जनमत जो है वो एक सुर से बोल रहा है कि भारत को सबसे दोस्ती रखनी चाहिए और शांति के प्रयास करने चाहिए। अब जैसे एक सवाल यशवंत के सर्वे में ये था, डू यू थिंक इंडियाज इकोनॉमिक टाइज विद इजराइल शुड कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ रीजनल टेंशंस? उसमें हाँ, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर आता है। ऑपोजिशन के भी 37% लोग ये बात कह रहे हैं, एनडीए के तो 65% लोग ये बात कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट पहले, बिल्कुल चलना चाहिए इजराइल के साथ। अब ये अगर ऑपोजिशन का वोटर भी ये कह रहा है, 37% वोटर, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी को समझ में आ रहा है कि इजराइल के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, वो बना के चलने में ही हमारा देश का हित है। एक और सवाल है, ये मैं शुरू में कवर नहीं कर पाया था यशवंत। एक सवाल ये था कि क्या इजराइल के साथ जो हमारी दोस्ती है उससे इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी छवि अफेक्ट होगी, क्या असर होगा क्या? मैंने उसके नतीजे भी दिखाए थे। यशवंत, इसमें आपको क्या समझ में आया सर्वे को जब आप स्टडी कर रहे थे रिजल्ट को? मानक, मुझे इतना समझ में आया कि लोग ये चाहते हैं कि देश हित में जिससे जिससे दोस्ती रखनी है वो रखी जाए और अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए। और एक बात और समझ में आई
कि लोग भरोसा आंख मूंद के किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहते। मसलन माना कि एक छोटी सी बात समझिए, हमारी आपकी जनरेशन हटा दीजिए तो भारत रशिया दोस्ती की जो बातें हैं ये पिछली जनरेशन की बातें मानी जाती हैं। जब से ये नई जनरेशन आई है, इकोनॉमी खुली है, उस इकोनॉमी खुलने के बाद में प्रो अमेरिका बातें बहुत हुई। लेकिन जब हम ये सवाल हाल फिलहाल में पूछ रहे हैं कि क्राइसिस वक्त आप अमेरिका या रूस पर किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, तो बड़ी तादाद में लोग रूस का नाम ले रहे हैं, अमेरिका का नाम नहीं ले रहे। तो इसके क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि देश की जो कलेक्टिव मेमोरी है वो इतनी छोटी नहीं होती। लोग याद रखते हैं मानक कि मुसीबत के वक्त हमारे साथ में कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। लोग ये भी याद रखते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें आंख मूंद के किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जहां तक ये वॉर अगेंस्ट टेरर की बात है मानक, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत अकेला है, ये लोग मानते हैं। और हम किसी के भरोसे न चलें, इसी में हमारी भलाई है, ये भी लोग। बिल्कुल। एक और सवाल था यशवंत के, क्या इजराइल और ईरान में हिंदुस्तान को मीडिएटर बनना चाहिए? क्या दोनों में सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए? क्या उसमें भी ऑपोजिशन के भी आधे से ज्यादा वोटर कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करना चाहिए, एनडीए का भी आधे से ज्यादा वोटर कह रहा है बिल्कुल हमें करना चाहिए। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम मीडिएशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शांति के लिए हामी भरवानी चाहिए। मजे की बात यह है, देखिए आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजिकल लाइन पे मानक भले ही लोग किसी का पक्ष या किसी के लिए बात करें, लेकिन जब शांति की बात होती है तो सबको समझ में आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट एक साथ नहीं चल सकता। भारत का रोल, भारत की जो स्थिति है, भारत की जो अपनी सीमा है, वो शांति स्थापित करने में हमारी ताकत लगनी चाहिए। इसके लिए चाहे सरकार के समर्थक हो चाहे विपक्ष के समर्थक हो, ये सारे लोग एक ही सुर में बात कर रहे हैं। इसमें कोई आपस में टकराव नहीं है, दो राय नहीं। तो मुझे लगता है देश का आम नागरिक राजनीतिक विवादों के परे बहुत अच्छे से समझता है कि देश हित में क्या है, क्या हम लोगों को देखना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और क्या चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमको देश के खिलाफ जो भी माहौल बने या देश के खिलाफ कोई चीज अगर नहीं काम कर रही है तो उसको चीज को छोड़ करके शांति की बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यशवंत के बारे में लोग जानते होंगे, यशवंत बहुत समय दुबई में रहते हैं। अब आप जहां हैं यशवंत, वहां से ये इलाका बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां पर टेंशन्स चल रही हैं। क्या दुबई में भी उसके आसपास कुछ ये टेंशन फील हो रही है, महसूस हो रही है वहां सड़कों पर, बाजारों में यशवंत के? अब ईरान कुछ करेगा, फिर यूएस कूद गया। नहीं, एक थोड़ा सुरक्षित तो लगता है, लेकिन हाँ इस बात से हम इनकार नहीं करते कि यहाँ से 200-300 मील के ऊपर ही वो इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पे सारी मिसाइलें इधर से उधर आ रही हैं। और क्योंकि भारत ने अभी 4 दिन का एक बड़ा युद्ध हम निकले हैं बाहर, और उसको भी टीवी पे देख के ही बहुत ज्यादातर लोगों ने भारत पे रियलाइज किया कि आसमान में क्या दिख रहा था। तो अभी तक तो स्थिति वैसी दिख रही है, ये सुरक्षित है वैसे तो, लेकिन पूरा इलाका एक तरह से लंबे समय तक क्राइसिस का हिस्सेदार कर रहा है। और जिस तरह से ईरान ने आज खाड़ी बंद करने की बात की के ऊपर आया है, तब से ऑयल टैंकर्स और इन सब के ऊपर जो बात हो रही है, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट एक क्राइसिस पे तो है ही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद कर रहे हैं, सबको ये बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि जितनी जल्दी ये संघर्ष समाप्त हो उतना देश और दुनिया के लिए, सभी के लिए। बिल्कुल सही है। अब जनरल जैनी आप ही बताइए, आज खबर आ रही है और ये मेहर न्यूज है, ईरानियन न्यूज एजेंसी है, वो कह रही है कि सीरिया में यूएस के एक अड्डे पर ईरान ने हमला किया है। छोटा मोटा हमला ही था शायद, लेकिन हमला किया है, ये खबर आ रही है और ये ईरान की एजेंसी कह रही है। हम पिछले 1-2 दिन से जो ये सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या ईरान पलटवार करेगा, क्या इतनी हिम्मत दिखाएगा, जुर्रत करेगा। जनरल जैनी आपको क्या लगता है, ईरान करेगा, पलटवार करेगा? मानक, मेरा तो मानना है कि एक भौकलाया हुआ जानवर जो है वो अगर जैसे कि इट इज लाइक अ मैन ईटर टाइगर। मैन ईटर क्यों बन जाता है एक टाइगर? जब उसको शिकार नहीं मिलता है, जब वो एकदम हताहत हो जाता है, जब एकदम मजबूर हो जाता है, तब वो गांव में जाके मैन ईटिंग शुरू कर देता है। ईरान की हालत आज एक मैन ईटर टाइगर के माफिक है, और क्योंकि उसको ना ही नेगोशिएशन और बातचीत और पीस के दायरे में फंसाया गया और उसको बोला भाई आप नेगोशिएशन कर लो, ट्रीटी साइन कर लो, ये अरेंजमेंट कर लो, वो नेगोशिएशन पे साइन कर दो, मिसाइल मत बनाओ,
और साथ ही साथ उसको 60 दिन का टाइम दिया, फिर 2 हफ्ते का टाइम दिया, और 60वां दिन खत्म होते ही मानक 61वें दिन 200 हवाई जहाज से उसके ऊपर में ऐसा बवाल का हमला किया कि उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कमांडर्स, बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स को एकदम तहस नहस कर दिया। तो अभी ईरान तो जरूर मेरा मानना है कि पलटवार करेगा। अब कैसे पलटवार करेगा ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम सोचते हैं कि ईरान की जो क्षमता है, जो उसकी मिसाइल स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई, हमने उसके न्यूक्लियर नेटान्स और इशराफ और फोर्दो को मार दिया, तो इसलिए ईरान बिल्कुल चुप करके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टडी करें मानक, तो आप देखेंगे कि ईरान के पास में 4,000 मिसाइल्स का भंडार है, और अभी तक उसने सिर्फ 500 या उससे थोड़ी सी ही ज्यादा मिसाइल्स यूज करी हैं। ये मिसाइल जो है 200 किलोमीटर तक जा सकती है, 600 केजी से 800 केजी तक का इनमें एक्सप्लोसिव है। और जो मिसाइल्स उसने अभी तक यूज करी है मानक, उसमें उसने खाली खाइबर मिसाइल यूज करी है। जो उसके पास दूसरी ज्यादा घातक मिसाइल्स हैं, जैसे कि सेजल मिसाइल, फतेह 2, इमाद, शाह 1, ये मिसाइल तो उसने अभी तक अपने भंडार से निकाली ही नहीं है। तो जिस दिन वो निकालेगा तब इजराइल को पता चलेगा कि क्या उसका मार की उसकी क्षमता क्या है। और अभी तक तो उसने मिसाइल मोसाद का हेडक्वार्टर, लगता है कि कुछ अस्पताल पे भी बम गिरे हैं और पब्लिक एरिया में गिरे। अब वो स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स पे जाएगा मानक, अब उनके एयर बेसिस पे जाएगा, मिलिट्री बेसिस पे जाएगा, अब वो छोड़ेगा नहीं। तो जो ये आप बात कर रहे हो कि सीरिया पे हल्का सा उसने किया है, ये तो एक छोटा सा दिखाने के लिए होगा शायद कि देखिए हम चुप नहीं बैठेंगे। पहला चीज ये। दूसरा क्या है, होर्मुज और रेड सी का आपने ऑलरेडी सुन लिया, उनके पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अब खाली सिक्योरिटी नेशनल काउंसिल ने उसको अप्रूव करना है, आयतुल्लाह ने अप्रूव करना है। इसका जो है असर ना ही पूरी दुनिया पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा असर अमेरिका पे पड़ेगा। 30 से 40% ऑयल का सारा ट्रांसपोर्टेशन होर्मुज की खाड़ी से होता है। और होर्मुज की खाड़ी की अगर हम ज्योग्राफिया देखें मानक, ये खाली 30 किलोमीटर है, और जो इसकी जो सबसे कमजोर, सबसे जो नैरो जगह है वो खाली 3 किलोमीटर है, और चैनल जो है वो 1.5 किलोमीटर का है। तो उसको माइन करने में, या जो ईरान हमेशा कहता रहा है कि हमारे पास हम फास्ट बोट्स यूज करेंगे, फास्ट बोट्स जो उसकी मिसाइल बोट्स होती हैं, अगर वो उसने यूज किया तो आप समझ लेंगे कि तेल का भंडार दुनिया से, गाड़ियां बंद हो जाएंगी चलनी, ये हो जाएगा। दूसरा और आखिरी जो वेपन है, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो यूज ना करे, वो जो अमेरिका के बेसिस हैं, आपके बहरीन में है, ओमान में है, कतार में है, सेशल्स में है, डिगो गार्सिया में है, ईरान में भी है, जो अमेरिका के 40,000 सिपाही उनके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ईरान उनको भी ठोक सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करेगा ईरान, क्योंकि अगर ये करेगा तो फिर तो 1-to-1 अमेरिका वर्सेस ईरान हो जाएगा। ईरान नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन लैडर पे इस ऊंचाई तक पहुंच जाए जहां की कि उसको नीचे उतरना मुश्किल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अचल जी, अब ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए हुए हैं, और वहां मेदवेदेव जी कल ही बोल चुके, पुतिन जी के करीबी हैं, पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो सारे देश, कई सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर बम देने को तैयार हो गए। आपको क्या लग रहा है अचल जी, क्या वाकई रशिया और कुछ देश ईरान को इनडायरेक्टली इस तरह की मदद कर सकते हैं? तो मुझे लगता है मानक ये डिनाई भी हो गया है, शायद ये रिपोर्ट को डिनाई किया गया है किसी ने, बट इन एनी केस मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन ऐसी चीज है जो कश्मीर सर, वो तो ये जो मेदवेदेव हैं, इन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगता है मैंने कई रिपोर्ट देखी थी। बहरहाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स कोई कश्मीरी सेब तो है नहीं, ये पेटी में बांध के उनके यहाँ पहुंचा दिए जाएंगे और फिर उसको आगे भाग देंगे। तो मुझे लगता है ये साइको वार या इन्फो वार या अपनी सॉलिडारिटी या सपोर्ट दिखाने की बात है कि भाई अगर आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स पावर नहीं बनने दोगे तो कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं।
हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन्स, हम मदद करेंगे आपकी, ईरान की मदद करेंगे, या ईरान अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने उसके डाल दिया कि उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो शायद हम उसके बिहाफ पे इस्तेमाल कर लें। पैरेलल लॉट टू बी रेड इन बिटवीन। बाकी आगे कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि हमें अपने पैनल्स पे एक्सपर्ट्स के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर को भी बिठाना चाहिए। तो 2-3 दिन पहले तक सभी ये कह रहे थे कि अमेरिका नहीं कूदेगा इस वॉर में। हाँ, हमारा भी यही आइडिया था कि अमेरिका नहीं आएगा। अच्छा अचल जी आप भी तो शायद यही कह रहे थे कि यूएस नहीं कूदेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम सभी, तभी तो मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर को बिठाओ। हमारे एक एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं, वो कह रहे थे अमेरिका कूदेगा। हाँ। और उनका ये भी कहना है 6 जुलाई तक जो है मामला शांत हो जाएगा। 6 जुलाई पर हाँ, अभी टाइम है। एस्ट्रोलॉजर मित्र है, उनका ही कहना है, मेरा नहीं कहना है। एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट किया होगा डेफिनेटली। आप भी बिठाओ, बहुत सारे चैनल पे बैठे हो, तब पूरा आधा घंटे का प्रोग्राम करते हैं। तो पर अचल जी आपको लग रहा है ये और बढ़ेगा कॉन्फ्लिक्ट, या बस अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी, या अभी कुछ बाकी है इसमें? नहीं, बातचीत में देखिए, ईरान तो कह रहा है कि बातचीत, ईरान को बोल रहे हैं कि आप बातचीत की टेबल पे आ जाओ। ईरान का रिस्पॉन्स ये है कि भाई मैं इस बातचीत की टेबल से हटा कब था जो मैं आ जाऊं वापस। पहले जब मेरी बातचीत हो रही थी तो इजराइल ने ठोक दिया, मेरी अमेरिका के साथ बात हो रही थी तो इजराइल ने बॉम्ब मार दिया हम पे, बातचीत पे बॉम्ब कर दिया। उसके बाद जब मेरी बात हो रही थी E3 जो यूरोप के 3 देश है और यूरोपियन यूनियन, तो फिर आप अमेरिका ने उसको डिप्लोमेसी पे बॉम्ब फेंक दिया। तो इन्हें तो नहीं लग रहा कि बातचीत, पर देखिए बातचीत का इनका इंटेंशन भी नहीं है। अमेरिकन का एंड तो उन्होंने अभी ऑलरेडी, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि इजराइल के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका देना, वो मैंने दे दिया। अब दूसरी प्रायोरिटी उसकी जो है रिजीम चेंज, वो ऑलरेडी बात कर रहा है। वो मीडिया की बात, मेक ईरान ग्रेट अगेन, बताइए। मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ साथ मेक ईरान बाय वन फ्री। मैं इधर अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, साथ साथ आपको भी ग्रेट बना दूंगा। हाँ। लेकिन आप अपनी रिजीम चेंज कर दीजिए। देखिए 1979 से ये चुभ रहा है ईरान का, जो इस्लामिस्ट वो आए हैं रेवोल्यूशन के बाद, ये इनके कांटे की तरह चुभ रही है रिजीम, कुछ कर नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप खुद मिला के इससे पहले वाले सभी प्रेसिडेंट, इजराइल बार बार इनसे कहता रहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक करो, किसी ने ऑब्लाइज नहीं किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म में इसे अवॉइड किया, लेकिन सेकेंड टर्म में उन्होंने कर दिया। एंड वो जो बार बार कहते हैं कि मैं अमेरिका को किसी वॉर में नहीं घसीटूंगा, और वो जो बिग लीडर्स या बिग नेशंस जो होते हैं वो लंबी चलने वाली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो सब फिलॉसफी सब पीछे छूट गई है। अब कल क्या होगा, यहाँ मैं जैनी साहब से सहमत हूँ कि अगर ईरान कोई बहुत बड़ी वो करता है रिटेलिएशन में, अगर उसकी अमेरिकन के सोल्जर्स पे या अमेरिकन बेसिस पे कोई बड़ा हमला होता है और अमेरिका का बड़ा नुकसान होता है, तो आगे बढ़ेगी। लेकिन इजराइल और ईरान अभी थोड़ी देर के लिए अगर अमेरिका पीछे हट के बैठ भी जाए, तो इजराइल और ईरान में ये मुझे लगता है कुछ दिन, आने वाले कुछ समय तक तो ये चलेगा, ये आदान प्रदान होता रहेगा। और ये जो रशियन प्रेसिडेंट के बयान आ रहे हैं, वहां के नेताओं के बयान आ रहे हैं, रशिया सिर्फ स्टेटमेंट्स देगा या आपको लगता है इसमें वो इनडायरेक्टली शामिल हो सकता है इस वॉर में? देखिए, मॉरल सपोर्ट, यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब में आके कहना ये काफी बड़ी बात है। बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात तो बड़ी दूर की बात है ना। अमेरिका भी बूट्स ऑन द ग्राउंड वाले मूड में नहीं है। एक बार स्ट्राइक कर दिया दूर से, वो ठीक है, पर रशिया स्ट्राइक करेगा, अभी वो बॉलिंग पॉइंट तो मुझे नहीं लगता आया कि रशिया या चाइना खुद से करेंगे। रशिया की अपनी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बहुत है। अब अगेन कॉन्ट्रेरी टू हमारे सब एक्सपर्ट्स ओपिनियन कि रशिया 2 हफ्ते के अंदर कीव में जाके बैठ जाएगा, तो 3.5 साल होने को आगे, तो रशिया पहले अपनी यूक्रेन को संभालेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने तंज भी कसा था पुतिन को लेके कि भाई तू पहले अपना यूक्रेन तो संभाल ले, फिर आई हो इस तरफ। तो बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, लेकिन ईरान की सपोर्ट भी वो भी चाहेगा कि ईरान में स्टेबिलिटी हो। ईरान के ड्रोन ही तो इस्तेमाल किए उसने यूक्रेन में, और तेल और दुनिया भर की चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान का पूछे कि पाकिस्तान क्या करेगा।
पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट पाकिस्तान आई की है तो इतनी जग हंसाई हो रही है सर सोशल मीडिया पे, खुद पाकिस्तानी उनको कैसे कैसे अपने आर्मी चीफ को, अपनी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। आप देखिएगा ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं, कभी सोचा नहीं होगा वहां के आर्मी वालों ने या वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने कि हमारी जनता हमको ऐसे ट्रोल करेगी। एक दिन बताइए वो ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, अगले दिन बाकायदा लिख के उनको कह रहे हैं देखिए जी ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। किसी ने बहुत सही लिखा ना, आपका पॉलिटिकल रेट जो है आपके पाकिस्तानी 1 रुपए के सिक्के के बराबर भी नहीं है। कुछ इस तरह का कुछ कमेंट किया था। यशवंत कुछ कहना चाह रहे थे, यशवंत क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि ट्रंप साहब ने आक्रमण जो है पाकिस्तान के चक्कर में किया, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और उसके बाद में उन्होंने तुरंत भोजन पे बुलाया, उसके बाद में उन्हें समझ में आया कि पाकिस्तान का नॉमिनेशन ये शायद कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा उन्हें समझने में देरी लगी कि और उसके बाद में उनको लगा ये हमारे साथ में गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ हो गई तो क्या करें, न माया मिली न राम, तो कम से कम कुछ तो मिल जाए वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि चलो हम फिर बम गिरा ही देते हैं, अब नोबेल तो मिल रहा है पाकिस्तान के बोलने के बाद में, तो बम ही सही। तो ये हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को ये स्वीकार नहीं है कि पाकिस्तान की रिकमेंडेशन में नोबेल प्राइज मिले। हाँ, एक्चुअली उनको समझ में नहीं मुझे नोबेल प्राइज मिले या ना मिले। अच्छा देखिए अचल जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। 2-3 दिन से इस पर किसी ने चर्चा ही नहीं की कि दुनिया में बताइए किसी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कौन कर रहा है, किसको कर रहे हैं। ट्रंप पे तो चर्चा बहुत हो गई, कर कौन रहा है इस पर चर्चा नहीं। पाकिस्तान, बताइए पीस के बारे में पाकिस्तान बात कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मानक अचल जी से पीस की बात कर रहे हैं। हाँ विनोद जी कुछ कहा, विनोद जी क्या अचल जी, ये चाइना क्यों खामोश है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए, क्योंकि रूस पे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कर रहे हैं, चीन की तरफ से कोई किसी तरह की टिप्पणी प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं सर, चीन कंडम तो कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो सपोर्ट कर रहा है, और जैसा हमने कहा कि रशिया के केस में भी चाइना खुल के मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड या मटेरियल सपोर्ट छुप छुपा के करेगा जरूर। चाइना डेफिनेटली ईरान की सपोर्ट पे रहेगा फॉर मल्टीपल रीजन। तो उसका अभी तो उसका $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात है, वहां पे ऑयल की बात है, गैस की बात है, तो सपोर्ट तो करेगा। लेकिन अब ये सब बड़े बड़े देश काफी समझदार हो गए हैं, उन्हें मालूम है कि किस हद तक हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर बिल्कुल खामोश हम कहते तब, अगर वो कंडेम नहीं करता या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुल कर नहीं बोलता, अभी पता नहीं शायद यूएन रेजोल्यूशन की क्या स्टेटस है इस वक्त, आजकल में उस पर फैसला होने वाला है। वो रेजोल्यूशन तो खैर कोई इट विल फॉल पार्ट, अगर वो इजराइल और यूएस की फेवर में नहीं हुआ तो यूएस उसको वैसे वीटो कर देगा। नहीं अचल जी, लेकिन बताइए ना अचल जी, मुस्लिम देश ओआईसी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम देश भी वो सारे मिसाइल तो जॉर्डन होके आ रहे हैं। हाँ वही तो, इजराइल के जो सारे मिसाइल्स हैं या प्लेन्स हैं वो जॉर्डन के एयर स्पेस को यूज करते हुए आ रहे हैं। सर आजकल लिप सर्विस बहुत कॉमन हो गई है, लिप सर्विस ज्यादा है और प्रैक्टिकल सपोर्ट जो है वो कम रहे। वही है, सब अपना हित देख रहे हैं। यशवंत क्या कह रहे थे? यशवंत, मैं ये कह रहा हूं कि इधर के क्षेत्र में, क्योंकि मैं जब यहाँ पे एक्सपर्ट से और बाकी लोगों से बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक बात ये समझ में आती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई अरब मुल्क बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, ऐसा कतई नहीं। इनफैक्ट उन लोगों को बहुत ज्यादा डर था। तो ये लिप सर्विस भले ही की जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर खत्म होती है तो इससे सारे अरब मुल्क बहुत ज्यादा अंदर से खुश ही हो। एक तो बात ये है। दूसरी बात, जहां तक चीन का सवाल है मानक, देखिए चीन के साथ में एक बात आप खासियत देखिए, वो अपने गली में मतलब आसपास के जो पड़ोसी मुल्क है उनके ऊपर भले ही दादागिरी दिखाए, वो सब भले ही करे, लेकिन विदेशी दूसरे युद्धों में जबरदस्ती अपने गर्दन अटकाने की उनकी नीति कतई नहीं रही है। वो जानते हैं कि ये इस जगह पे जाकर के फंसना और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में फंसना सामरिक रूप से ये उनके लिए ड्रेनेज का हिस्सा है। वो ये कभी ये गलती करना ही नहीं चाहते, आज तक नहीं किया। आप देखिए कभी भी ध्यान से, वो उनको लगता है कि अमेरिका अपने आप को ब्लीड कर रहा है इस चीज में, तो करे, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चीन व्यावसायिक रूप से अपना हित देखेगा, सामरिक रूप से इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हो। एग्जैक्टली। जनरल बख्शी भी आ गए। जनरल बख्शी, अभी 2-3 दिन से यही चर्चा हो रही थी ना कि ईरान करेगा पलटवार, नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है, मेहर न्यूज एजेंसी है ईरान की, वो कह रही है सीरिया में एक यूएस का बेस है जहां पर अटैक किया है ईरान ने, हल्का फुल्का अटैक किया है। जनरल बख्शी, आपको क्या लग रहा है अगले 1-2 दिन में क्या होने वाला है?
देखिए, ईरान के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं साफ बोलना चाहता हूं। पहले दिन में इजराइल ने हमला करके डीकैपेसिटेट कर दी थी बहुत सारी सीनियर लीडरशिप ईरान की। मिलिट्री आईआरजीसी टॉप कमांडर को मारा, उसका जो रिलीफ था उसको मार दिया। एयरफोर्स, ईरानियन आईआरजीसी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, सबके जो है उन्होंने लोग मार डाले हैं। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो जूनियर लेवल तक पहुंच रहा है, और जूनियर लेवल जो है वो बहुत आक्रोश में है, और वो जो है दे आर मोर वॉलेटाइल। और उनके अगर चली तो वो लोग तो साहब जरूर अमेरिका पे हिट बैक करेंगे, जरूर हिट बैक करेंगे। ये ईरान के लिए ठीक नहीं होगा। इस वक्त मिलिटरीली वो कमजोर हालत में है। अनलेस उसको रशिया का सपोर्ट मिलता है, चीन का सपोर्ट मिलता है। फॉरेन मिनिस्टर उनके होके आए हैं रूस से, पुतिन से मिलके आए हैं। पुतिन ने क्या आश्वासन दिया है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ईरान आगे क्या करता है। इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी थी इस वक्त ईरान के लिए कि इजराइल को चाहे ठोकता रहे, अमेरिका को हाथ ना लगाए, लड़ाई को ना फैलाए। ठीक है, 10-12 दिन में लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी, बिकॉज थकान आ जाएगी दोनों साइड के ऊपर। ठीक है, और ये इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी थी। ये तब फॉलो होती अगर उनके सीनियर कमांडर जिंदा होते थे। पिछले साल अप्रैल में और अक्टूबर में जो झड़पें हुई थी, ईरान ने उनको एस्केलेट होने नहीं दिया था, कंट्रोल किया था। ठीक है, लेकिन अगर वो अब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस, नेवल वॉरशिप्स पे पलटवार करता है तो ये एस्केलेट बहुत जबरदस्त हो सकता है। अमेरिका भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ओपन एंडेड वॉर नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप यही करना चाहते थे कि फौजों का हमला मैंने कर दिया बस। ठीक है, इसका ईरान ने फायदा उठाया कि वो बोला ठीक है आपने कहा बस, तो मैं इजराइल को मारते जाऊंगा। लेकिन अगर आईआरजीसी के हॉट हेड्स, जूनियर हॉट हेड्स उनकी चली तो वो जरूर हिट करेंगे अमेरिका को, और फिर लड़ाई बढ़ सकती है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर क्लोज हो जाए तो दुनिया में ऑयल की कीमत $130-150 प्रति बैरल चली जाएगी। दुनिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा धक्का लगेगा साहब, अच्छा खासा धक्का। शामिल हमारी इकोनॉमी, शामिल अमेरिका की इकोनॉमी, जापान, चीन, इनको तो नुकसान होगा, काफी जबरदस्त नुकसान होगा साहब। तो ये देखना है कि अब हॉट हेड्स प्रिवेल करते हैं या मॉडरेट्स। ठीक है, ईरान के अंदर। ओके, जल बख्शी एक कमेंट और करिएगा। यशवंत देशमुख बैठे हैं, सी वोटर के फाउंडर हैं। इन्होंने एक सर्वे किया इजराइल, ईरान, यूएस हर संबंध में, हिंदुस्तान की जनता से पूछा हमें क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने चाहिए, चाहे वो एनडीए का वोटर हो, सरकार का वोटर हो या विपक्ष का वोटर हो। जल बख्शी, आपको भी लगता है हिंदुस्तान का आम आदमी अगर पब्लिक मूड देखें तो बिल्कुल इसी तरह का हमेशा से रहा है कि हमें किसी का साथ नहीं देना, अपना इंटरेस्ट देखना है? बिल्कुल, मैं भारत की जनता की समझ की दाद देता हूं साहब, दाद देता हूं। इस वक्त भारत का इंटरेस्ट है, हमारे दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इजराइल के साथ तो बहुत स्पेशल ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान ने भी हमको जो है अपना वो छाबहार पोर्ट दिया हुआ है, एक्सेस टू अफगानिस्तान, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, वो ईरान के जरिए है। तो इस वक्त इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू ट्राई फॉर पीस बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अगर कोई एक देश है जिसकी इज्जत है दोनों देशों में तो वो इंडिया है साहब। ठीक है, और अगर हम बातचीत करें, दोनों देश थक रहे हैं लड़ाई के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब हर जगह नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो उन्होंने ईरान पे वार कर दिया है, तो अब वो पीस मेकिंग तो नहीं कर सकते। तो ये फील्ड खाली है हमारे लिए। अच्छा, जल बख्शी, यूक्रेन में जाना गलत था। जल बख्शी, एक कमेंट और मैंने यशवंत से कहा भी था कुछ दिन पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेना शुरू किया और इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैंने देखो धमका दिया इंडिया पाकिस्तान को, ट्रेड डील नहीं करूंगा, ट्रेड डील खत्म कर दूंगा, बात नहीं होगी, मान जाओ, और ये दोनों मान गए।
उसके बाद से मैंने यशवंत से कहा था आप सर्वे करिएगा जरा, आम आदमी बताए कि ट्रंप हिंदुस्तान में कितने पॉपुलर या कितने अनपॉपुलर हो गए। आज जो सर्वे के रिजल्ट्स आए यशवंत के, उसमें क्लियर है ट्रंप और रशिया, यूएस और रशिया, उसमें 60-70% लोग जनरल बख्शी रशिया को दोस्त मानते हैं, बोलते हैं कि इंडिया को रशिया का साथ देना चाहिए। ट्रंप साहब के पक्ष में 5-10% भी लोग भी नहीं है। यानी क्लियर है ना, ये हवन करने वाले भी नहीं है। क्लियर है ना मैसेज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वंस अगेन यू सी द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। रशिया एक ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है। 71 में मैं और जनरल जैनी साहब हम लोग लड़े हैं वो युद्ध, हमें मालूम है कितना सपोर्ट उस वक्त रूस ने हमको दिया था। दे हैड थ्रोन ओपन द टेबल, जो चाहिए ले जाओ। वो ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है, उसको दरकनार करना डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मर्क्यूरियल है। वो आज यहाँ, कल कुछ, परसों कुछ, चौथ कुछ और इम्पल्सिव है बहुत। अमेरिका ने जीडी अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में। अमेरिकन फ्लीट, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम तो जो फौज वाले तो नहीं भूलेंगे कि अमेरिका ने जब पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध हो रहा था, चीन को हमारे खिलाफ उकसाया, 7th फ्लीट भेजी हेल्प करने के लिए। ये दूसरी बात है कि फिर भी 2 टुकड़े उसके हो गए, फिर भी 2 टुकड़े कर दिए हमने। अब वही करने का टाइम आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी सपोर्ट दें पाकिस्तान को, आई लव पाकिस्तान बोले, कुछ भी करें, टाइम आ गया है कि भारत दांत भींच कर पाकिस्तान पे टूट पड़े, इसके 4 टुकड़े करके छोड़े, तब शांति आएगी। और अमेरिका भेज ले 7th फ्लीट अगर भेजनी है तो, कख नहीं हो पाएगा। रूस का साथ मत छोड़िए, रूस का साथ, इजराइल का साथ, फ्रांस का साथ मत छोड़िए। हाँ जल्दी से क्या कह रहे हैं जानी साहब, जल्दी। हाँ, एक बड़ी अच्छी कहावत है मानक, दैट फ्रेंडशिप विथ अमेरिका इज बैड, आई मीन एनमिटी विथ अमेरिका इज बैड, बट फ्रेंडशिप विथ अमेरिका इज सुसाइडल। अमेरिका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरल साहब जनरल साहब, इस तरह की कहावत जनरल बख्शी, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। हाँ बोलिए। इस तरह की कहावत जनरल बख्शी पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी है वो। क्यों जनरल बख्शी? नहीं, मैं लेकिन इसके बारे में मैं कह रहा था, एनिमिटी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज फैटल। यस, घातक सिद्ध हो सकती है। सोच समझ के दोस्ती करिए, सोच समझ के। यशवंत कुछ कह रहे हैं, यशवंत क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का इसके बाद मानक मैं ये कहना चाहता था कि जनरल बख्शी ने अभी एक लाइन बोली कि हम लोग को तो याद है। जनरल साहब, आप लोग लड़े देश की हिफाजत में, उस समय आपको तो बिल्कुल याद होगा। मेरी और मानक की पीढ़ी तो पैदा हुई थी उस समय, इसलिए हम लोग ये तो कह ही नहीं सकते कि हमें याद है। लेकिन आज जब सर्वे के आंकड़े हम देखते हैं, और जिस सर्वे के आंकड़ों में आप यकीन मानिए 70% के आसपास लोग 35 साल और उससे कम उम्र के, 18 से 35 की उम्र के, और वो लोग जब इस बात को बोलते हैं कि हमें अमेरिका से ज्यादा रशिया पे भरोसा है, इसका मतलब यह है कि लोग भूले नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों की जो हीरोइज्म था 71 का, उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी माओ ने, पिताओं ने अपने बच्चों को सुनाई है, और देश की कलेक्टिव मेमोरी में वो दर्ज हैं। और ये देश इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। ये देश परंपरागत रूप से अपने दोस्तों को, दुश्मनों को भले ही माफ कर दे, दोस्तों को कभी भूलता नहीं। बिल्कुल सही है। ये बात पश्चिम को जल्दी समझ में नहीं आती। जितनी जल्दी समझ में आए उतना बेहतर है। बाकी रही बात ट्रंप साहब की, तो मानक तुम्हें बचपन में याद होगा कि एक दिवाली के समय में एक पटाखा आता था जिसे हम लोग सीटी कहते थे। उसमें फीता लगाने के बाद में केवल एक समस्या थी कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये किसी को पता नहीं। तो ये ट्रंप साहब वो दिवाली की वो सीटी है जो अभी फलीता लगाने के बाद में 1 घंटे बाद में कहां जाके बजेंगे, ये खुद किसी को नहीं पता। विनोद जी जल्दी से कोई कमेंट। विनोद जी, यशवंत साहब मुझे भूले, मैं उस पीढ़ी का हूं जिसे 1971 की युद्ध की यादें ताजा हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त ब्लैकआउट वगैरह कराने में बचपन में बहुत काम किया था। तो दोनों जनरल साहब को मैं सलाम करता हूं उस लड़ाई के लिए। मैं ये कह रहा था कि हामिद करजई साहब जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात हमारे अहमद उजाला के प्रोग्राम में कही थी अमेरिका की दोस्ती को लेके। उन्होंने कहा कि बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, चलना संभल संभल के। तो वो बात बिल्कुल सही है कि दोस्ती जो है वो बहुत। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।